ये जो लेक्चर्स हैं ये अरशाद चीमा लॉ चैनल से दिए जा रहे हैं। ओवरव्यू दिया जा रहा है सीपीसी का फॉर द स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड यंग एडवोकेट्स। तो इसी सिलसिला में अब ऑर्डर 18 जो है उसकी गुफ्तगू मैंने की है पहले। अब ऑर्डर 18 के मुताबिक तो एविडेंस रिकॉर्ड होगी। अब एविडेंस मुकम्मल हो गई, दोनों फ्री कैन ने एविडेंस दे दी, मुदई ने भी दे दी, डिफेंडेंट ने भी दे दी, दस्तावेजी एविडेंस भी जो है वो प्रोड्यूस हो गई। उसके बाद एविडेंस लास्टली यानी फॉर्मेटिव भी और डिफेंडेंट की तरफ से भी और रिबटल एविडेंस भी आ गई। तो सारा केस जो है ये मुकम्मल हो गया, राइप हो गया। अब इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ट्रायल? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अदालत को, पार्टीज को, फ्री कैन को मौका देना पड़ेगा फॉर आर्गूमेंट्स, फॉर हियरिंग। इसको हियरिंग कहते हैं, लास्टली उसको कोर्ट को सुनना पड़ेगा। अब ये क्या हियरिंग होगी? और ये इनडिफिजिबल राइट है पार्टी का टू एडवांस द आर्गूमेंट्स। इसको स्नैच नहीं किया जा सकता। यानी जो राइट ऑफ ऑडियंस है, यानी फेयर ट्रायल का जो राइट है और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आर्टिकल 10 है, उसको यही कहते हैं कि पार्टीज को सुना जाए, उनको समाअत किया जाए। अब समाअत क्या है? समाअत से, हियरिंग से क्या मुराद है? कि उनकी आर्गुमेंट्स को सुना जाए, उनके दलाइल को सुना जाए, उसके मुताबिक फैसला किया जाए। तो दलाइल का ना सुनना जो है ये नलिटी है इन द आइज ऑफ लॉ, और ये इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। और इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू गिव टाइम, अपॉर्चुनिटीज टू द पार्टीज फॉर द हियरिंग ऑफ द केस इन द शेप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब आर्गुमेंट्स का तरीकाकार क्या है? वो कैसे स्टार्ट होंगे? ये तो नहीं है कि दरमियान में कुछ बोलना चाहिए, उसका भी एक सिस्टम बनाया इसमें ऑर्डर 20 में लिखा हुआ है। ऑर्डर जैसा कि मैंने 18 का भी जिक्र किया है और ऑर्डर 20 में ये सारा है कि आर्गुमेंट्स जो है वो कैसे सुने जाएंगे। आर्गुमेंट्स जिसको बहस कहते हैं, फाइनल आर्गुमेंट्स कैसे सुने जाएंगे? हु विल स्टार्ट? तो इसमें भी वही तरीकाकार है कि पहले जो है जिसने इनिशिएट किया केस, जिस पे कोई ओनस है इश्यूज का, अब दोनों पार्टीज पे इश्यूज का ओनस है, इश्यूज हैं, दोनों का ओनस है, तो फिर पहले कौन सी पार्टी शुरू करेगी? जो प्लेंटिफ है, जिसने दावा दायर किया हुआ है, वो आर्गुमेंट्स अपने स्टार्ट करेगा। और आर्गुमेंट्स हमेशा प्रिसाइज होने चाहिए, टू दी पॉइंट होने चाहिए, और एविडेंस के जो अब्स्ट्रैक्ट हैं, जो आपकी फेवर में जा रही है एविडेंस, उसका बाकायदा जिक्र करना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट की उस तरफ तवज्जो मबजूल करानी चाहिए कि ये एविडेंस मेरी फेवर में है, ये ओरल एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और उसकी बुनियाद पे अपने जो पॉइंट्स हैं वो फार्मूलेट करके एक अच्छे तरीके से बहस तैयार करके जो बड़ी कन्विंसिंग हो और कोर्ट को समझ आएगा उसकी कि इनका मौक़िफ़ क्या है और इनके हक में लॉ पॉइंट क्या है और किस बुनियाद पे ये गुफ्तगू कर रहे हैं और इनकी एविडेंस क्या है। ये इशू जो इन पे ओनस है, इसके लिए कैसे ये इसको साबित किया है उन्होंने। तो ये आपको आर्गुमेंट्स वहाँ पे देना पड़ेंगे अपना केस साबित करने के लिए। और असूल ये है कि हमेशा प्लेंटिफ जो है उसको अपने पाँव पे खड़ा होना पड़ेगा, अपना केस खुद साबित करना पड़ेगा। डेफिशिएंसी ऑफ दी अदर पार्टी जो है ना उनको कोई फेवर नहीं दे सकती। हाँ, अगर उनकी तरफ से कोई एडमिशन है या कोई ऐसी बात है तो फिर उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, या क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई ऐसा उनकी फेवर में बात आई है तो दूसरी पार्टी ने उनका मौक़िफ़ जो है उसको स्ट्रेंथन किया है इन द क्रॉस एग्जामिनेशन या अदरवाइज, तो फिर ये बात जो है ये प्लेंटिफ को फ़ायदा दे सकती है। तो ये आर्गुमेंट्स का तरीका क्या हुआ? प्लेंटिफ स्टार्ट करेगा, पहले अपना मौक़िफ़ पेश करेगा कि उनका केस क्या है, फिर उसके बाद वो बताएगा कि इश्यूज क्या बने हैं, किस किस इश्यूज को उसने साबित करना था। उसके बाद ओनस का मामला आएगा कि किस किस पर ओनस उस पे था, उसकी फेवर में वो
अपने आर्गुमेंट्स एडवांस करेगा कि ये गवाही मेरे फेवर में है और इसलिए ये कानूनी पॉइंट मेरी फेवर में है। केस लॉ अगर उसके पास मौजूद है या उसकी फेवर करता है, कोई प्रेसिडेंट्स फेवर करते हैं, तो ही कैन साइट बिफोर द कोर्ट और कोर्ट उसको बाकायदा गौर से समाअत करेगी और समझेगी कि ये क्या कह रहे हैं। इसके बाद दूसरी पार्टी अपना केस पेश करेगी, डिफेंडेंट पार्टी, वो अपनी फेवर में जो उसकी एविडेंस है वो पेश करेगी या मुद्दई के एविडेंस में जो डेफिशिएंसीज हैं, जो फेवरेबल चीज़ें हैं, उनको पॉइंट आउट करेगी और अपना केस लॉ पेश करेगी और इस तरह वो अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल करेंगे। अब एक और बात आ गई, जिस तरह पहले मैंने एविडेंस की बात की थी कि जो बंदा बिगिन करता है केस, जिसने स्टार्ट किए आर्गूमेंट्स, उसको दो मौके मिलेंगे टू एड्रेस द कोर्ट। वो कौन बंदा है? वो प्लेंटिफ है या पिटीशनर है। बाज़ बात अगर प्लेंटिफ पे कोई ओनस नहीं है किसी इशू का और सारे इशू जो हैं वो डिफेंडेंट पे हैं, तो फिर डिफेंडेंट बिगिन करेगा, जैसा कि एविडेंस में मैंने बात की थी। तो फिर उसका जवाब प्लेंटिफ देगा और प्लेंटिफ के जवाब के बाद फिर डिफेंडेंट जो है उसका जवाब दे सकेगा। इसी तरह ये अगर प्लेंटिफ आर्गुमेंट स्टार्ट करता है तो डिफेंडेंट उसका जवाब देता है, तो उसके बाद फिर प्लेंटिफ को एक मौका मिलेगा कि वो अगर कोई नई बात की है डिफेंडेंट ने अपने आर्गुमेंट्स में तो उसको रिबट कर सके। तो इसमें भी यही तरीकाकार है, पहले इनिशिएट करेगा प्लेंटिफ, फिर उसको एविडेंस देगा डिफेंडेंट और फिर प्लेंटिफ को एक मौका मिलेगा कि उसको रिबट कर सके। तो ये इसमें आर्गुमेंट्स का तरीका है। आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट का ये फर्ज बनता है, यानी अगर एविडेंस मुकम्मल हो गई है तो फिर 15 दिन से ज़्यादा डेट नहीं दी जा सकती फॉर द हियरिंग ऑफ द आर्गुमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द ऑर्डर 20 रूल 1 ऑफ द CPC। और उसके बाद अगर वो आर्गुमेंट सुन लिए हैं और सुनने के बाद केस जो है वो क्लोज हो गया है, राइप हो गया है, खत्म हो गया पार्टीज की तरफ से, अब इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड द केस, तो फिर 30 डेज से ज्यादा का टाइम नहीं देना चाहिए फॉर अनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट। तो ये एक तरीकाकार इसमें लिखा हुआ है और इसको मद्देनजर रखना पड़ेगा। अब देखना यह है कि इस ऑर्डर 20 में जजमेंट एंड डिक्री का जिक्र है। अब जजमेंट क्या होती है? जजमेंट ये होती है कि जो ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस ऑफ द पार्टीज कोर्ट जो है वो उसमें जो नतीजा निकालेगी कि फलां मामला गलत है या सही है, या एविडेंस की बुनियाद पे किसी का क्या राइट बनता है नहीं बनता है, या वो अपना मौक़िफ़ साबित कर सका है या नहीं कर सका। यानी अगर आप प्रेम्पशन सूट लें तो उसमें तो पहले राइट को साबित करना पड़ेगा, प्लेंटिफ साबित करेगा कि मेरा ये राइट ऑफ प्रेम्पशन है, खुलीत शरीक मलकियत हूँ, खुलीत हूँ या जार हूँ, तो ये तीनों राइट्स में से कोई राइट साबित करना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी का कोई राइट नहीं है तो ये राइट बन जाएगा और उसके बाद तलबात को साबित करना पड़ेगा एविडेंस के जरिए। लेकिन अगर वो तलबात साबित करने में नाकाम रहा है प्लेंटिफ पार्टी या उसका राइट ही नहीं बनता और उसके इश्यूज उस पे थे दोनों, तो अगर वो नाकाम रहे तो फिर दोनों इश्यूज उसके खिलाफ डिसाइड हो जाएंगे और अल्टीमेटली उसका दावा भी खारिज हो सकता है। तो हमेशा जब जजमेंट देनी है कोर्ट ने तो इशू वाइज होनी चाहिए, हर इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। अगर कोई इशू ऐसा जो है जिसको पार्टी ने प्रेस नहीं किया तो वो तो हो सकता है, लेकिन अगर इशू अलाइव है और वो बड़ा इफेक्टिव इशू है और वो मूट पॉइंट है केस का और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, तो उस पर एविडेंस आई है, पार्टीज ने दी है, तो फिर उस पर डिसाइड इशू वाइज करना चाहिए। वैसे नहीं लिख देना चाहिए कि फलां की एविडेंस अच्छी है, इशू को मतलब इशू नंबर 1 2 3 4 इशू का हवाला दे के उसमें दोनों पार्टीज की एविडेंस भी डिस्कस करना पड़ेगी और उनके दलाइल को भी डिस्कस करना पड़ेगा और लॉ पॉइंट को भी डिस्कस करना पड़ेगा। तो जजमेंट हमेशा वही बेहतर होती है जो जिसमें एविडेंस को डिस्कस किया जाए, एविडेंस को एनालाइज किया जाए, एविडेंस को एप्रिशिएट किया जाए और ये कहा जाए कि फलां एविडेंस गलत झूठी है, फलां सच्ची है,
फलां का बयान सही है, फलां का दुरुस्त नहीं है। और फिर उसको लॉ पॉइंट से भी अगर कोई ऐसा लॉ किसी ने साइड किया तो उसको भी डिस्कस करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद उस इशू का फैसला करना चाहिए कि या ये इशू नेगेटिव डिसाइड हो रहा है, यानी जिस पार्टी पे ओनर्स था उसके हक में डिसाइड हो रहा है, या उनके खिलाफ डिसाइड हो रहा है। तो जजमेंट का तकाजा हमेशा ये है कि उसमें डिटर्मिनेशन ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, पॉइंट्स की बुनियाद पे जजमेंट होनी चाहिए, इशू वाइज होनी चाहिए, उसमें लॉ डिस्कस होना चाहिए अगर कोई लॉ पॉइंट है, लेकिन एविडेंस तो लाजमी उसमें डिस्कस करनी चाहिए। विदाउट डिस्कसिंग एविडेंस, एप्रिशिएटिंग एविडेंस, विदाउट रीडिंग एविडेंस, विदाउट इंटरप्रेटिंग एविडेंस अगर कोई जजमेंट दी जाती है, अगर जरूरी हो उसमें प्रेज करना एविडेंस को, तो फिर अगर वो एविडेंस को टच ही नहीं किया किसी कोर्ट ने व्हाइल डिसाइडिंग द इशू, सिर्फ मियर वैसे ही लिख दिया कि ये गवाह झूठे हैं, मैं इन पे बिलीव नहीं करता। क्यों नहीं बिलीव करता? वाई दे आर नॉट गुड विटनेसेस? क्यों नहीं उनकी एविडेंस पे आप यकीन कर रहे हैं? किस लिए उनको कह रहे हैं कि ये इन पे ये बिलीवेबल नहीं है, इन पे इन्हिसार नहीं किया जा सकता? वो आपको ग्राउंड सेट करना पड़ेगी, वो पॉइंट्स रेज करना पड़ेंगे, उसमें अप्रिसिएशन देना पड़ेगी कि किस तरह आप इसको नहीं कहते कि ये गलत है। लेकिन ये ऐसा ना करना जो है नामुनासिब है, और ये अच्छी जजमेंट नहीं होती, ये डिफेक्टिव जजमेंट होती है। तो पॉइंट ये नतीजा ये निकला कि जजमेंट हमेशा वाज़ेह होनी चाहिए, इशू वाइज होनी चाहिए, एविडेंस पे बेस करनी चाहिए, लॉ पॉइंट्स अगर हैं उसमें इन्वॉल्व तो उस पर भी उनका भी हवाला होना चाहिए, दोनों पार्टीज के आर्गूमेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको भी डिस्कस करना चाहिए कि वो क्या कहते हैं इस बारे में, और उसके बाद इशू वाइज जजमेंट देनी चाहिए। और उसमें जजमेंट जो है उसमें बाकायदा उसका नतीजा निकालना चाहिए कि वेदर द कोर्ट इज गोइंग टू एक्सेप्ट द क्लेम ऑफ द प्लेंटिफ और नॉट, टू विच एक्सटेंट। उसमें पार्शियल डिग्री भी हो सकती है, उसमें फाइनल डिग्री भी हो सकती है, उसमें प्रीलिमिनरी डिग्री भी हो सकती है, उसमें पार्टली फाइनल भी हो सकती है, पार्टली प्रीलिमिनरी भी हो सकती है। जिस तरह के हालात हो कोर्ट को उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। तो जजमेंट जो है वो वेग नहीं होनी चाहिए, बड़ी क्लियर होनी चाहिए। और एक और बड़ी अहम बात है कि जजमेंट जो है वो हमेशा साइन करनी चाहिए अदालत को। अनाउंस जो है वो कहाँ पे होनी चाहिए? ओपन कोर्ट में। जजमेंट जो है ये घर में अनाउंस नहीं होनी चाहिए, ओपन कोर्ट में होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ द पार्टीज को आगाह करना चाहिए कि भाई आपका दावा खारिज है, या आपके हक में डिग्री कर रहा हूं, या आपकी एप्लीकेशन जो है ये डिसमिस कर दी है, या आपकी प्लेंट जो है ये रिजेक्ट कर दी गई है। इसकी बाकायदा प्रोनाउंसमेंट होनी चाहिए ओपन कोर्ट में। और अगर कोई जजमेंट के लिए डे फिक्स है या वो बताया नहीं गया, रिजर्व रख ली गई, तो फिर पार्टीज को बाकायदा नोटिस देकर उनको सुनाना चाहिए कि ये फैसला हुआ है। लेकिन अगर आपने कोई डेट दे दी है फॉर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट एंड पार्टीज आर अवेयर अबाउट दैट डेट, दे मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट फॉर to get the result of the case, to hear the announcement of the judgment। तो ये तो कानूनी तकाजा ये है कि जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में सुनानी चाहिए, पढ़ के बतानी चाहिए। यानी सारी जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट जो है, उसका नट्स है, वो देना चाहिए। और पार्टीज का भी होना, पार्टीज के वकील साहबान हो, पार्टी खुद हो या उनका कोई नुमाइंदा हो, तो कम से कम उनको इल्म, क्योंकि अगर आप अनाउंसमेंट इन ओपन कोर्ट नहीं करेंगे या उसको नहीं बताएंगे तो हाउ दे कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट दैट जजमेंट, फिर तो म्याद भी गुजर सकती है। और ये तकाजा भी यही है कि उनको पता हो कि ये जजमेंट आई है। तो इस तरह उस पर बाकायदा जज साहब के दस्तखत होने चाहिए, और होना ये चाहिए। बेहतर तरीका यही है जज साहबान के लिए कि अगर वो जजमेंट प्रोनाउंस करना चाहते तो दे आफ्टर राइटिंग द जजमेंट दे शैल प्रोनाउंस। बात बात ये होता है कि वैसे ही सुना दिया जाता है, लेकिन वो जजमेंट लिखी नहीं जाती, और जजमेंट लिखने में काफ़ी वक्त गुजर जाता है, और पार्टी जो है वो कापी लेने का इंतज़ार करती रहती है। तो जज साहबान के लिए बेहतर यह है कि चूंकि अगर वो जजमेंट लिख के अनाउंस करेंगे तो फिर उन्होंने बाकायदा
फाइल को पढ़ा हुआ होगा, तो पढ़ने के बाद वो सही तौर पे समझने के बाद उसको लिखेंगे और उस पर उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन अगर बगैर पढ़े वैसे ही वहाँ बैठे बैठाए विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग जज्बाती तौर पे उन्होंने अनाउंस कर दिया, तो फिर वो जजमेंट जो है वो गलत जजमेंट लिखी जाएगी, वो दुरुस्त नहीं होगी। तो मैं ये कहता हूँ कि जजमेंट लिखते वक्त जज को बड़े धीमे अंदाज में समझ के, सोच के, पढ़ के, लॉ पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फौरी तौर पर जजमेंट अनाउंस नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके लिए जन कर देना चाहिए। और फिर फाइल को पूरा पढ़ने के बाद, हर चीज़ को एनालाइज करने के बाद, अप्रिशिएट करने के बाद जज को मिनट को अनाउंस करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसमें पार्टीज के हकूक होते हैं। लेकिन अगर बात का जल्दबाजी में या इमोशनली या इस तरह बैठे बैठाए, वो हकूक किसी के ज़ाया भी हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।